आज की ताज़ा खबर सीधा कानूनी गलियारों से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट ऑफ तमिलनाडु मतलब गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में, जहां गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल की गई 2 रिट पिटीशंस की सुनवाई में गवर्नर डॉक्टर RN रवि के पार्ट पर तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से पास किए गए 12 बिल्स की स्वीकृति रोकने के विरोध में दाखिल की गई थी। जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच इस मामले की सुनवाई शुरू की, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी और P विल्सन ने बहस की। उनका कहना था कि गवर्नर का ये कदम असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 या आर्टिकल 200 का उल्लंघन है। उन्होंने ये तर्क दिया कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल या गवर्नर के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, बिल या विधेयक को असेंट देना। दूसरा, बिल को रिजर्व करना ताकि वो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जा सके। और तीसरा, असेंट को विथहोल्ड करना। इस पूरे मसले में पंजाब के जजमेंट का भी जिक्र किया गया, जो एक 3 जज बेंच ने दिया था, जस्टिस पार्डीवाला जिसका पार्ट थे। उस फैसले में ये स्पष्ट भी किया गया था कि आर्टिकल 200 के पहले प्रोविजो के तहत एसेंट रोकने का मतलब होता है उसे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेजना, यानी गवर्नर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। इस पूरी सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्डीवाला ने वकीलों को उन 8 प्रश्नों के बारे में अवगत कराया जो कोर्ट ने फ्रेम किए थे। पहला, जब विधानसभा ने बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा और गवर्नर ने एसेंट या स्वीकृति रोक दी, जिसके बाद विधानसभा ने दोबारा बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा, तो क्या गवर्नर प्रेसिडेंट के विचार या कंसिडरेशन के लिए इसे रिजर्व कर सकते हैं, खासकर तब जब पहली बार उन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा था। दूसरा, क्या गवर्नर के पास किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने का पूरा विकल्प होता है, या फिर ये केवल कुछ विशेष श्रेणियों तक सीमित है, जैसे कि जब बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो या केंद्र सरकार द्वारा बनाए किसी कानून के विपरीत हो। तीसरा, जब गवर्नर ने बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करने का निर्णय लिया तो उनके विचार का आधार क्या था। चौथा, पॉकेट वीटो का अर्थ क्या है। पांचवा, आर्टिकल 200 के सब्सटैंटिव पार्ट में जो शैल डिक्लेयर शब्द का प्रयोग किया गया है उसका क्या प्रभाव है, क्या इसमें कोई निर्धारित समय सीमा जुड़ी जा सकती है जिसमें राज्यपाल को निर्णय लेना होगा या नहीं। छठा, आर्टिकल 200 की 2 स्थितियों में कैसे व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले तो तब जब बिल असेंट के लिए भेजा जाता है और गवर्नर उसे कुछ संशोधनों की रिक्वेस्ट के साथ वापस भेज देते हैं, और दूसरा तब जब गवर्नर पहली बार असेंट रोक देते हैं और जब विधानसभा दोबारा बिल पास करके भेजती है, तब क्या दोनों स्थितियों में गवर्नर का असेंट देना अनिवार्य है। सातवां, जब राष्ट्रपति गवर्नर को बिल वापस भेजने का निर्देश देते हैं और विधानसभा उसे दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया का पालन करना होगा। आठवां, क्या ये अनिवार्य है कि बिल पर स्वीकृति दी जाए जब उसे पुनर्विचार के लिए भेजा गया हो, या फिर आर्टिकल 201 के अंतर्गत एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अगर हाँ, तो इसमें किसी निर्णय लेने या ना लेने का क्या अर्थ होगा। 7वें और 8वें प्रश्न के संबंध में सभी वकीलों का ये कहना था कि अगर अदालत ये फैसला देती है गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति को भेजने का फैसला असंवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए, तो इन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं होगा। बात करें हमारी अगली खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से सवाल किया कि वो किसी दूसरे वकील को जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए कैसे कह सकते हैं। जस्टिस बिला त्रिवेदी और जस्टिस SC शर्मा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जब बेंच ने अपील करने वाले पक्ष के वकील से पूछा कि क्या वो इस मामले के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उन्होंने इनकार किया। बेंच को ये बताया गया कि क्योंकि संबंधित AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड खुद सुनवाई में शामिल नहीं हो सके, इसलिए उनके साथ ही वकील उनकी तरफ से बहस करने आए हैं। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने वर्चुअली शामिल AOR से सवाल किया कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़े हैं, कौन सा रूल AOR को यह अनुमति देता है कि वो किसी दूसरे वकील को अपनी तरफ से बहस करने के लिए अधिकार दे सकते हैं। जिस पर AOR ने जवाब दिया कि पिछली सुनवाई पर उन्होंने बेंच से अनुमति मांगी थी कि उनके चेंबर का कोई वकील इस मामले में प्रतिनिधित्व कर सकता है। जस्टिस त्रिवेदी ने रूल 20 ऑर्डर 4 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स का जिक्र किया, जिसमें यह लिखा है, कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसी भी स्थिति में किसी दूसरे वकील को अधिकार नहीं दे सकता सिवाय किसी दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के कि वो किसी मामले में उनकी जगह पर काम कर सके। इस पर AOR ने स्पष्ट किया कि उनके साथी वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ बहस करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े जो किसी दूसरे मामले के लिए मौजूद थे, उन्होंने ऑर्डर 4 रूल 1 सब क्लॉज B का हवाला दिया, जो कहता है कि किसी और वकील को बहस करने की अनुमति दी जा सकती है अगर संबंधित AOR उन्हें इंस्ट्रक्ट करे या कोर्ट अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अशोक सक्सेना वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एटसेट्रा के केस में कहा कि IPC का सेक्शन 301 यानी कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, या डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रावधान को समझाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी और की हत्या का इरादा बनाया था लेकिन उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या हो जाती है,
तब भी ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, बस शर्त यह है कि जो कार्य उसने किया उसका असली उद्देश्य या इंटेंशन किसी की हत्या करने का ही था। जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक उदाहरण के साथ इस प्रावधान को समझाया। जैसे अगर A का इरादा B को मारने का था, लेकिन गलती से C की हत्या हो जाती है, जो ना तो A का इरादा था और ना ही उसे इस बात का आभास था, तो कानून की नज़र में ये माना जाएगा कि A का इरादा C को मारने का ही था। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी इंसाइटफुल लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।